हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल द ओमेगा क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम मैथ गणित में क्लास 9 के सांख्यिकी के बारे में समझेंगे। ये समझेंगे कि यह क्या होता है, इसमें जो विभिन्न शब्दों को आप पढ़ते हैं उसका विश्लेषण समझेंगे और साथ ही यह भी समझेंगे कि ये जो इसकी जो प्रवृत्ति होती है, इसकी जो विभिन्न चरण होते हैं वो क्या क्या होते हैं। ध्यान रखिए, ये पूर्णतः क्लास 9 में है, तो यानी कि ये क्लास 9 के लिए है और ये पूरा सिलेबस डाटा जो हमने है या कहिए पूरा वीडियो जो है हमने 3 खंडों में रखा है और CBSE ICSE के लिए संयुक्त रूप से मिला करके बनाया है ताकि सभी लोगों को एक समान रूप से समझ में आए। और साथ ही लैंग्वेज हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिला करके रखा है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। हमने रख दिया है, क्लास 9 के लिए है। अब सबसे पहले समझते हैं कि ये सांख्यिकी आखिर होता क्या है, सांख्यिकी में क्या पढ़ते हैं और ये जो क्लास 9 में जो चैप्टर है उसका हेडिंग क्या दिया। तो देखिए, हेडिंग जो है वो कहता हिंदी में क्या है कि सांख्यिकी आंकड़े और उनका प्रदर्शन, यानी कि स्टैटिस्टिकल डाटा एंड देयर रिप्रेजेंटेशन, यानी कि सांख्यिकी आंकड़े जो होते हैं वो कैसे संग्रहित होते हैं, जब संग्रहित होते हैं तो उनका प्रदर्शन कैसे किया जाता है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये आंकड़े होते क्या हैं, डाटा क्या होते हैं। तो देखिए, डाटा बहुत तरह की चीज़ें होती हैं। जैसे जैसे मानव सभ्यता विकास करते गए तो उसके पास सूचनाओं का अंबार आते गया और जब सूचनाओं की अंबार आते गई तो उसे लगा कि भाई सूचनाओं को इस तरह से एकत्रित किया जाना चाहिए जिससे जो भी हमको जानकारी प्राप्त हो वो सुस्पष्ट हो। इसे ऐसे भी समझिए कि आप एक किसी विद्यालय में पढ़ते हैं, आप कक्षा में पढ़ते होंगे, कक्षा 9 में ही पढ़ते हैं, क्लास 9 में पढ़ते हैं। तो मान के चलिए क्लास 9 में 4 खंड है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। हर एक वर्ग में हर एक तरह के विद्यार्थी हैं, मतलब हर एक क्लास में हर एक तरह के स्टूडेंट्स हैं और उन स्टूडेंट्स की जो प्राप्तांक होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो अब यदि किसी शिक्षक को या किसी डाटा विश्लेषक को उन्हें सजाना होगा तो एक खास तरह से उन आंकड़ों को वो सजाएंगे। मैं बता दूंगा कि वो कैसे इसको सजाते हैं या सजा सकते हैं। तो ध्यान रखिए कि इस पूरे वीडियो को हमने 3 खंडों में रखा और इसी 3 खंड में पूरे सांख्यिकी को समझाने का प्रयास किया। आशा है कि आपको अच्छी लगेगी। तो सबसे पहले कुछ चीज़ को देख लेते हैं कि हम जो डाटा लेते हैं, मान के चलिए कि आप कहीं पर भी हैं और कहीं पर डाटा आया, तो डाटा जब आती है तो किस तरह से रहेगी। मान देखिए, हम एक उदाहरण बताते हैं। एक कक्षा में 5 विद्यार्थी हैं, उनकी आयु ऐसे है 12, 14, 12, 15, 18, 1, 2, 3, 4, 5। ये एक सीधा सीधा आंकड़ा है जो किसी विद्यालय में या किसी टीचर के पास 5 विद्यार्थी पढ़ते हैं और उनके उम्रों का ये डाटा। तो बोलिएगा कि हाँ तो ठीक है, क्या दिक्कत है। लेकिन अब यही आपसे पूछ दे कि उस विद्यालय में या उन विद्यार्थियों का औसत आयु क्या है, तो फिर आप निकालेंगे इसी से। फिर एक ही उम्र के कितने विद्यार्थी हैं, तो देखिए 2 विद्यार्थी एक ही उम्र के हैं, बाकी 3 विद्यार्थी अलग अलग उम्र के हैं। सबसे बड़े उम्र का विद्यार्थी कौन है, तो 18 साल वाला है। इसके औसत से सबसे बड़ा उम्र वाला विद्यार्थी कितना बड़ा है, तो फिर निकल जाएगी। कहने का मतलब है कि जब एक बार आंकड़े हमारे पास प्राप्त हो जाते हैं तो हम उनसे विभिन्न प्रकार के तथ्यों को प्राप्त करते हैं और बड़ी बड़ी संस्थाएं और सरकारें जो हैं उन्हीं तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर अपने सारे प्रोग्राम और क्रियाकलापों को संपादित करते हैं। तो ये सांख्यिकी या क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिक्स पढ़ने का एक या पढ़ाने का एक मूल उद्देश्य होता है। तो अब देखिए, सबसे बड़ा पहला है कि प्राथमिक आंकड़े, प्राइमरी डाटा। सब आपसे परीक्षाओं में पूछ लेता है कि प्राइमरी डाटा क्या होता है। 1 या 2 नंबर को लिखने के लिए बोल देगा कि प्राइमरी डाटा क्या है। तो प्राइमरी डाटा का मतलब हो गया प्राथमिक आंकड़ा। जब खोजकर्ता डाटाओं को खुद से संग्रहित करता है तो उस प्रकार के डाटा को या उस प्रकार के आंकड़ों को प्राथमिक आंकड़ा या प्राथमिक डाटा बोला जाता है। मैंने परिभाषा लिखा है कि जब खोजकर्ता अपने दिमाग में एक निश्चित उद्देश्य रखकर सूचनाओं को एकत्र करता है
तो इसे प्राथमिक आंकड़े या प्राइमरी डाटा कहते हैं, जैसे जनगणना से प्राप्त आंकड़े। ये उदाहरण हमने दिया। कहने का मतलब है कि जब खोजकर्ता या अन्वेषक यानी कि जो खोज कर रहा है या जो आंकड़ों को संग्रहित कर रहा है, उसके दिमाग में कोई खास उद्देश्य है, तो जब कोई खास उद्देश्य से डाटाओं को खुद संग्रहित करता है तो उसे प्राथमिक या प्राइमरी डाटा बोला जाता है। दूसरा है गौण आंकड़े यानी कि सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा का परिभाषा है कि वैसे आंकड़े जो अन्वेषक के अलावे किसी अन्य स्रोत से एकत्र किए गए हैं गौण आंकड़े या सेकेंडरी डाटा कहलाते हैं। यानी कि जब खोजकर्ता किसी अन्य स्रोत से डाटा को उठा लेता है तो वो जो अन्य स्रोत से डाटा उठाए गए किसी स्रोत से, तो उसे सेकेंडरी डाटा बोला जाता है। मान के चलिए कि मैं किसी विद्यालय में गया और बोला कि भाई देखिए ऐसा है कि आपके यहाँ इतने बच्चे हैं, तो इनमें से कौन कौन से शाकाहारी हैं, कौन कौन से मांसाहारी हैं, कौन कौन जो बच्चे हैं वो दूध पी सकते हैं, कौन कौन से बच्चे दूध नहीं पी सकते। तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर मैं विद्यालय से सीधा सीधा बातों को उठा लूँगा। तो ये जो डाटा हुआ ये हमने विद्यालय से उठाया, तो ये क्या होगा, ये गौण डाटा यानी कि सेकेंडरी डाटा होगा। तीसरा है अवर्गीकृत यानी कि अनग्रुप्ड डाटा। अनग्रुप्ड डाटा का मतलब हुआ कि जब डाटाओं को किसी खास तरह से न लिख के सीधा लिख दिया जाए तो उसे अनग्रुप्ड यानी कि अवर्गीकृत डाटा बोला जाता है। जैसे देखिए, अपने मूल रूप में प्राप्त आंकड़े अवर्गीकृत आंकड़े कहलाते हैं। इसे यथा प्राप्त या रॉ आंकड़े यानी कि रॉ डाटा भी बोला जाता है। बोले कि ये क्या है, तो देखिए मान के चलिए मैं समझा देता हूँ इसे। मैं किसी विद्यालय में गया, ठीक है, किसी विद्यालय में गया, किसी स्कूल में गया और वहाँ से भाई 10 विद्यार्थी, कितने विद्यार्थी हैं, 10 बालक हैं। मैंने सबके प्राप्तांक लिए। भाई रोल नंबर 1 का प्राप्तांक 20 अंकों की परीक्षा हुई कुल, तो वो प्राप्तांक कैसे है, रोल नंबर 1 का है 15, रोल नंबर 2 का है 17, रोल नंबर 3 का है 10, रोल नंबर 4 का है 12, रोल नंबर 5 का है 16, रोल नंबर 6 का है 12, रोल नंबर 7 का है 18, रोल नंबर 8 का है 19, रोल नंबर 9 का है 10, रोल नंबर 10 का है 8। तो हमने सीधा सीधा लिख लिया, कहीं पे कुछ इन डाटों के साथ कुछ नहीं किया, जैसे मिला हमने लिख लिया। तो इस प्रकार के डाटे जो होते हैं वो अवर्गीकृत डाटे कहलाते हैं, यानी कि अनग्रुप्ड डाटा कहलाता है। क्या कहलाएगा, अनग्रुप्ड डाटा कहलाएगा। परीक्षाओं में जब पूछे, 1 नंबर के परीक्षाओं में पूछ लेता है कभी कभी कि वैसे डाटा जो सीधे सीधे कहीं से उठा कर रख लिए जाते हैं क्या कहलाते हैं, तो अवर्गीकृत यानी कि अनग्रुप्ड डाटा कहलाते हैं। इसको ध्यान रखेंगे। अब इसमें विभिन्न पद जो हैं उन्हें और देख लेते हैं। अब देखते हैं और चीज़ों को। अब उन्हीं जो डाटाओं का हम परिभाषा पढ़ रहे हैं उसी में एक आता है वर्गीकृत यानी कि ग्रुप डाटा। अभी हमने अवर्गीकृत को पढ़ा, उसके बाद होता है व्यवस्थित आंकड़े यानी कि अराइट डाटा। ध्यान दीजिए कि जो डाटा होते हैं वो आपको बहुत तरह से मिलते हैं। आपको अपनी सुविधा या आपके अपनी ज़रूरत या आपको अपने दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार उन्हें क्रम से व्यवस्थित करना पड़ता है। व्यवस्थित कैसे होता है मैं आगे बताते चलूँगा। पहले देखते हैं आखिर इसकी परिभाषा क्या है। जब प्राप्त आंकड़ों को उनकी विशेषता, लक्षण, समानता एवं सजातीयता के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटा जाता है तो उसे ग्रुप या वर्गीकृत डाटा या आंकड़े कहते हैं। परिभाषा मैंने हिंदी में लिखा है। देखिए मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों को मिक्स करके इसलिए रखा है कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं समझ नहीं पाते। जब आप समझेंगे नहीं, उस टर्म को नहीं समझेंगे तो फिर परीक्षाओं में प्रश्न बनाने में दिक्कत होती है। और सबसे बड़ी बात कि समझना सिर्फ इसलिए नहीं है कि परीक्षाओं में प्रश्न बनाना है, समझना सिर्फ इसलिए भी ज़रूरी है कि आप जिन विषय को पढ़ रहे हैं उसके बारे में एक सुस्पष्ट जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो एक ग्रुप डाटा यानी कि वर्गीकृत हो गया। वर्गीकृत का कहने का तात्पर्य हुआ कि जब डाटाओं को उनके आप अपनी ज़रूरत, किसी भी प्रकार की ज़रूरत, उन्हें उन डाटाओं को उम्र के हिसाब से, खान पान के हिसाब से, प्राप्तांक के हिसाब से या किसी भी प्रकार से जो मांगा गया है उसके अनुसार जब उसे व्यवस्थित कर दिया जाता है तो उसे वर्गीकृत डाटा कहा जाता है। ध्यान रखिएगा कि आगे जब
आपको ग्राफ बनाना होगा। आगे जब आप मोड का मैथ बनाएंगे तो वहाँ पे सब चीज़ें आती रहेंगी। फिर है व्यवस्थित डाटा। व्यवस्थित डाटा का मतलब हुआ कि जब डाटा को आरोही या अवरोही यानी कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया जाता है तो उसे व्यवस्थित कहा जाता है। अब आप पूछेगा कि सर ये वर्गीकृत और व्यवस्थित में क्या अंतर है? देखिए अंतर है, ये सिर्फ ये कह रहा है कि डाटाओं को आरोही या अवरोही क्रम में लिख दिया गया। मान के चलिए कि डाटा ऐसे प्राप्त हुआ, देखिए ये बढ़ते क्रम में है यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में है, फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख देते हैं 12, 9, 8, 7, 5, ये इस तरह से है। यानी कि जब हम किसी डाटा को सिर्फ असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं तो वैसे डाटा को हम व्यवस्थित या आंकड़ा या व्यवस्थित डाटा कहते हैं। हमने बोला कि भाई देखिए हमने इसे व्यवस्थित कर दिया। लेकिन जब उनके गुणों के आधार पर, मान के चलिए कि मैंने पहले बताया था कि किसी विद्यालय में 5 विद्यार्थी हैं, उसको ले लीजिए 5 विद्यार्थी हैं और उनका प्राप्तांक ऐसे है 8, 5, 7, 5, फिर 7। तो ये क्या है? ये आंकड़ा हमें प्राप्त हुआ और हमने इसको सजा दिया कि भाई देखिए ऐसे ऐसे है 5, 7, 7, 8, 2, 2, 4, 1, 5, 2 बच्चे 5 लाए हैं ना, हाँ 5। तो हमने इन्हें सजाया तो कहिए कि देखिए ये भी सजाए ये भी सजाए, तो नहीं, ये कह रहा है कि आप बच्चों को उनके प्राप्तांक के अनुसार रख दीजिए। तो हमने प्राप्तांक के अनुसार इन्हें रख दीजिए और जब इसे ग्राफ बनेगा तो ऐसे बन जाएगा 5, 7, 8। 5 कितने बच्चे लाए? 2 बच्चे। 7 कितने बच्चे लाए? 2 बच्चे। 1 कितने बच्चे लाए? तो 1 बच्चे। तो हमने इस डाटा को अपने प्राप्तांक के अनुसार रख दिया तो ये व्यवस्थित डाटा हो गया। इस तरह से यदि रखा तो व्यवस्थित डाटा हो गया। कहने का मतलब सॉरी व्यवस्थित नहीं, वर्गीकृत यानी कि ग्रुप डाटा हुआ। कहने का मतलब हुआ कि जब डाटाओं को अपनी जरूरत के हिसाब से, जिसमें विभिन्न उसके लक्षण होते हैं, उनकी विशेषता लक्षण सजातीयता के आधार पे हमने जब रख लिया, बांट लिया, तो वो ग्रुप डाटा यानी कि वर्गीकृत डाटा होगा। लेकिन जब हमने सिर्फ असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में रखा तो उसे हम व्यवस्थित आंकड़ा करेंगे, यानी कि हमने उसको व्यवस्थित कर दिया। अब देखते हैं जो डाटा आते हैं इसके प्रारंभिक शब्द इतने ही हैं। अब होता है इसका रिप्रेजेंटेशन, हम इसको कैसे लिखते हैं। तो इसे बहुतों तरह से लिखा जा सकता है, एक डाटा को बहुतों तरह से लिखा जाता है। लेकिन जब हम बहुतों तरह से डाटाओं को लिखते हैं तो उसमें कुछ कुछ चीज़ें आती हैं, जिसमें एक आता है फ्रीक्वेंसी और एक होता है टैली मार्क। तो अभी समझते हैं फ्रीक्वेंसी और टैली मार्क को। अब देखते हैं फ्रीक्वेंसी और टैली मार्क को। देखिए क्या है, हिंदी में बारंबारता, अंग्रेजी में से फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। ये मिलान चिन्ह है, बहुत ही साधारण है लेकिन समझ में आ जानी चाहिए। बहुत ही साधारण है, इसमें कुछ अलग से विशेषता की जरूरत नहीं होती है, बस समझ लीजिए। देखिए हमने एक संग्रह किया है, डाटा संग्रह किया 5, 4, 5, 8, 3, 4, 12, 12, 10, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हमने 10 डाटा 10 प्रकार के क्या कहते हैं संख्याओं को लिखे हैं। कहीं से हमने ये डाटा उठाया, मान के चलिए कहीं से भी किसी क्या कहते हैं होटल में एक व्यक्ति आके औसतन कितना खाता है या एक व्यक्ति कितना खाता है, तो इस तरह से, या किसी विद्यालय में बच्चों का प्राप्तांक क्या है, कुछ भी आप मान सकते हैं, ये डाटा है। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ 5 कितनी बार आया, 4 कितनी बार आया, 12 कितनी बार आया। तो इससे अब हम क्या करेंगे, वर्गीकृत कर देते हैं या व्यवस्थित कर देते हैं, सीधा सीधा लिखते हैं। तो इसको ऐसे लिखेंगे, पहले कौन है 4, छोटा से शुरू करेंगे, फिर 5, ठीक है, सॉरी पहले 3 है। ध्यान रखिएगा कि इसको इसी तरह से लिखा जाएगा, ऐसा नहीं है कि जो मन होगा सो लिख देंगे। पहले छोटा से शुरू करेंगे 3, फिर कहाँ 4, फिर कहाँ 5, फिर कहाँ 8, फिर कहाँ 10, फिर कहाँ 12। हो गया, समझ में आ रही है बातों को। अब इसी में फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, देखेंगे 3 कितनी बार आया है, तो 1 बार।
समझ में आ रही है? 4 कितनी बार आया? 2 बार। समझ में आया? 5 कितनी बार आया है? तो 1 2 3 बार आया है ना। 8 कितनी बार आया है? 1 बार। 10 कितनी बार आया है? 1 बार। और 12 कितनी बार आया है? 2 बार। तो कोई संख्या कितनी बार आया है उसको जब हम एक संग्रह के रूप में लिखते हैं तो उस मानते हैं कि हमने उसकी बारंबारता को लिखा है। ये इसका बारंबारता हुआ या फ्रीक्वेंसी हुआ। फ्रीक्वेंसी, बारंबारता। समझ रहे हैं? ये प्राप्तांक है और कौन कितनी बार आया है उसको हमने लिख दिया, तो ये क्या हुआ? फ्रीक्वेंसी हुआ। अब इसका एक गुण बता देते हैं। हमने कितने लोगों का डाटा संग्रह किया था? कितने लोगों का? 10 लोगों का। अब इसे जोड़ दीजिए। 2 1 3, 3 3 6, 6 1 7, 7 1 8, 8 2 10 है ना। इसका एक गुण होता है। कहने का तात्पर्य है कि किसी दिए गए आंकड़ों में से हर एक संख्या की जो बारंबारता यानी कि आवृत्ति कितनी बार हुई है, फ्रीक्वेंसी कितनी बार आई है, यानी कि एक संख्या कितनी बार आया है, जब उसे हम लिख लेते हैं तो मानते हैं कि हमने उसे की बारंबारता या फ्रीक्वेंसी को लिख लिया है। और इसी प्रकार से इसे बारंबारता वितरण यानी कि फ्रीक्वेंसी सिस्टम में इसको सजा देते हैं। फिर से मैं इसे समझा देता हूँ। कोई भारी चीज़ तो है नहीं, लेकिन फिर भी बता देता हूँ ताकि दिक्कत नहीं। देखिए, कोई डाटा है, उसको हमने ऐसे लिखा 12 25 12 25 8 17 15 25 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर 15। इस प्रकार से है। तो सबसे छोटा कौन है? इसे हम व्यवस्थित करेंगे 8। फिर उससे बड़ा कौन है? 12। फिर उससे बड़ा कौन है? 15। फिर उससे बड़ा कौन है? 17। फिर उससे बड़ा कौन है? 25। ठीक है, यही है ना। हाँ, तो अब हम इसे लिख लेते हैं। और जब परीक्षाओं में लिखने बैठेंगे ना तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा बारंबारता। ठीक है, तो 8 कितनी बार आया है? 2 बार। 12 कितनी बार आया है? 2 बार। 15 कितनी बार आया? ये भी 2 बार। 17 कितनी बार आया? 1 बार। और 25 कितनी बार आया? 1 2 3 बार। अच्छा, हमने कितना डाटा लिया था? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 लोगों का हमने डाटा लिया था। देखिए तो बारंबारता जुड़ गया था। 10 2 2 4 2 6 1 7 3 10 आ गया। तो इस तरह से यानी कि संख्या प्राप्त आंकड़ों को, डाटा को हम उसके फ्रीक्वेंसी के अनुसार जब सजा देते हैं तो माना जाता है कि हमने उसे व्यवस्थित रूप से किया फ्रीक्वेंसी के अनुसार। ध्यान रखिएगा। और ये जो आप सजाएंगे वो इधर के डाटा से नहीं, इधर के डाटा से सजाएंगे। ये फ्रीक्वेंसी कहीं देखिए, ये 2 है, 2 है, 1 हो गया, 3 हो गया, हो सकता है 3 ऊपर आता, लेकिन इधर का सीधा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 17 ऊपर लिख दिया, 25 नीचे लिख दीजिए। इस प्रकार से यदि लिखेंगे तो दिक्कत होगी और बनाने में भी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। अब देखते हैं मिलान चिन्ह। ये मिलान चिन्ह क्या होता है? जब बहुत सारे डाटा एकत्रित होने लगते हैं तो फिर उन्हें आप एक चिन्ह के द्वारा, सांख्यिकी में एक चिन्ह के द्वारा उसे संग्रहित कर दिया जाता है। और ये शुरुआती में होता था, मतलब जब क्या कहते हैं, सूचनाएं आती थी उस समय इतने ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, तो उस प्रकार से मिलान चिन्हों से उनको रख दिया जाता था। याद रखिए, मिलान चिन्ह यानी कि टैली मार्क जो होते हैं वो संख्या नहीं होते। उसे हिंदी में उदग्र दंड और अंग्रेजी में वर्टिकल लाइन बोला जाता है। ये इस तरह से रहेगा। 1 के लिए 1 लाइन, 2 के लिए 2 लाइन, 3 के लिए 3 लाइन, 4 के लिए 4 लाइन, अब 5 के लिए 1 2 3 4 ऐसे काट देगा 5 में। समझ रहे हैं? यदि 6 लिखना तो फिर 1 2 3 4 ऐसे काट देंगे, 5 हो गया, और फिर 1। 7 लिखना तो इसे कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6 7। 8 लिखना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से इसे लिखा जाता है। 9 लिखना है तो 1 2 3 4 काट देंगे 5, 1 2 3 4। 10 लिखना है तो 1 2 3 4
काट दिए 5, 1 2 3 4 काट दिए 5। तो ये हुआ टैली मार्क। याद रखिए इसे 1 2 नहीं पढ़ना, ये वर्टिकल लाइन है, उदाग्र दंड ही इसको हिंदी में बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। यही टैली मार्क है और इसी टैली मार्क को जब यहाँ सजाना होगा तो हम ऐसे लिखेंगे, क्या है 1 2 1 2 1 2 1 1 2 3। तो इस ये हुआ कि भाई हमने प्राप्त डाटा को उसकी बारंबारता और टैली चिन्ह के साथ लिख दिया। अब देखिए इसको आपने जब पूरी तरह से लिख दिया तो कैसे व्यवस्थित डाटा होगा, कैसे यहाँ था कैसे यहाँ पे आ गया, आया कि नहीं आया। तो इस तरह से यानी कि जो प्राप्त डाटे होते हैं उसको इसी तरह से धीरे धीरे व्यवस्थित किया जाता है। अब टैली मार्क से क्या होगा कि परीक्षाओं में छोटा छोटा प्रश्न पूछता है कि जैसे वो ऐसे लिख देगा कि कोई एक डाटा जो है उससे आप मिलान चिन्ह के साथ लिख दीजिए, ठीक है। मान के चलिए कि इस तरह से रहेगा, 10 गो डाटा है, 15 7 8 7 15 7 5 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर 15 10। तो हमको इसको कैसे लिखना है, सबसे छोटा वाला को पहले लिखेंगे 7, फिर 8, फिर क्या है 15 है ना, हाँ 15 7 8 और ये 15, बस इतना ही है। ये कुछ भी डाटा हो सकता है, ध्यान दीजिए, ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्या है, कुछ भी हो सकता है। सबसे पहले हमको इसको फ्रीक्वेंसी लिखना होगा, टैली मार्क से पहले उसकी फ्रीक्वेंसी ही लिखनी होगी। तो फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, मैं इसे F से सूचित कर देता हूँ। तो 7 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 बार आया। 8 कितनी बार आया है, 2 बार आया, ठीक है। 15 कितनी बार आया, 1 सॉरी यहाँ 5 भी है ना, हाँ देखिए 5 हम छोड़ दिए, ठीक है। इसे मैं फिर से लिख लूँ, देखिए यहाँ 5, उसके बाद 7, उसके बाद 8, उसके बाद 15। तो सबसे पहले क्या लिखना है, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी लिखना, बारंबारता लिखना। तो 5 कितनी बार आया, 1 बार। 7 कितनी बार आया, 1 2 3 4 बार। 8 कितनी बार आया है, 1 2 बार। 15 कितनी बार आया है, 1 2 3 बार। याद रखिए कि यहाँ पे आपको योग लिखना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो 10 तो देखिए आता है, 4 2 6 6 3 9 1 10। जब तक नहीं लिखेंगे सही हिसाब नहीं होगा। अब है इसका टैली मार्क, ठीक है। टैली मार्क, टैली मार्क के लिए एक के लिए क्या बताए थे, एक लाइन मतलब वर्टिकल लाइन। 4 के लिए 1 2 3 4, 2 के लिए 1 2, 3 के लिए 1 2 3। तो इस तरह से लाइन ये हो गया, यानी कि हमने डाटा को बढ़ा करके सजा करके लिख दिया, समझ रहे हैं। अब एक सवाल कभी कभी पूछता है कि भाई ये टैली मार्क जो इस तरह से रहता है, ये जो काट रहे हैं इधर से काटेंगे कि इधर से काटेंगे, या ऐसे करके काटना गलत होगा कि एकदम मुंह से मुंह मिला करके काटेंगे। देखिए कैसे भी काटिए वो सब बराबर रहता है, कहीं रहता नहीं है। होता क्या है कि हम लोग जहाँ पढ़े हैं वहाँ पे इसी तरह से ज़्यादा पढ़ाया जाता है, ऐसा नहीं है कहीं कहीं इस तरह से भी रहता है, कोई गड़बड़ नहीं है, गलत नहीं है, सब सही है। अब रही बात इतना लंबा चौड़ा काटने की, तो भाई जहाँ तक मिलाना है वहीं तक मिलाइए। ऐसा नहीं है कि आपका गलत हो जाएगा, गलत नहीं है, लेकिन ये दिखेगा कि आपकी राइटिंग स्किल अच्छी नहीं है। गलत कुछ नहीं होता है मैथ में, सब सीधा सीधा सही सही रहता है। ऐसा थोड़ी है कि इसमें कोई हिंदी बिंदी लगाना है, ऐसा कुछ नहीं है, सब सही है, लेकिन ढंग से लिखिए। अब आप खुद सोचिए कि ये ऐसे लिखा हुआ है, ये ऐसे लिखा हुआ है, या ये ऐसे लिखा हुआ है, ये देखिए कैसे लिखा हुआ है, खराब लगेगा आपको। तो ये ध्यान रखेंगे। तो ये था हमारा फ्रीक्वेंसी और टैली मार्क। अब देखते हैं इसमें और आगे की चीज़ों को, अब देखते हैं और सी चीज़ों को। देखिए अब जो चीज़ें हैं वो आपको पूरी तरह से आती होंगी या समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि अब जो है परीक्षाओं में प्रश्न रहता है और इसी तरह से डाटा रहता है। देखिए हमने एक डाटा लिया है, 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40, 41 से 50। बोले ये तो पहले भी था, सेम डाटा है, कोई दिक्कत नहीं है, बस समझना है। इसमें देखिए एक लिखा हुआ है, एक 10 लिखा हुआ है, एक 11 लिखा हुआ है, एक 20 लिखा हुआ है, एक 21 लिखा हुआ है, एक 30 लिखा हुआ है, एक 31 लिखा हुआ है, एक 40 लिखा हुआ है, 41 लिखा हुआ है, 50 लिखा हुआ है। कहने का तात्पर्य है कि डाटाओं को इस तरह से रखा गया।
अब इसमें आप देखेंगे कि ये छोटा है ये बड़ा है, ये छोटा है ये बड़ा है, इसमें ये छोटा है ये बड़ा है, ये छोटा है बड़ा है, इसमें छोटा बड़ा है, यानी कि लेफ्ट साइड बाएं तरफ वाला है वो छोटा है, दाएं तरफ वाला है वो बड़ा है ना। तो कुछ कुछ चीजें इसमें आती हैं। पहला है वर्ग अंतराल, क्लास इंटरवल। कहता है कि प्राप्त आंकड़ों को जिन भिन्न भिन्न समूहों में बांटकर उनका अध्ययन किया जाता है उसे वर्ग अंतराल कहते हैं। देखिए 1 से 10 ये क्या हुआ, वर्ग अंतराल हुआ। 11 से 20 क्या हुआ, क्लास इंटरवल यानी कि वर्ग अंतराल हुआ। 21 से 30 तक क्या हुआ, क्लास इंटरवल, यानी कि ये जो लिखा हुआ है ये वर्ग अंतराल लिखा हुआ। यानी कि 31 से 40 तक का जो डाटा है उसमें 7 बार आए होंगे या 7 तरह से आए होंगे। इस तरह से डाटाओं को लिखा जाता है। मैंने बताया था कि कैसे फ्रीक्वेंसी में लिखा जाता है। 11 से 20। अब इसमें दो चीज़ है, ये जो लेफ्ट साइड है ये लोअर लिमिट है, यानी कि छोटा संख्या, छोटा लिमिट है, छोटा सीमा, निम्न सीमा इसको बोलते हैं। ये जो दायां तरफ है इसे हायर लिमिट लिखा जाता है, या अपर लिमिट, कभी कभी लोग हायर भी बोलते हैं, नहीं अपर लिमिट, गणित की भाषा में अपर लिमिट होता है। तो अपर लिमिट है। बोलिए कि क्या इसी तरह से लिखा जाएगा? हाँ, डाटाओं को इसी तरह से लिखा जाएगा। जो लोअर लिमिट होगा वो बाएं तरफ होगा, जो अपर लिमिट होगा वो दाएं तरफ होगा, और डाटा इसी तरह से होगा। यदि डाटा इस तरह से नहीं होगा तो फिर आपको बैठाना पड़ेगा, और नहीं बैठाएंगे तो दिक्कत होगी। तो इसमें ध्यान दीजिए कि जो बायां है वो लोअर लिमिट है, जो दायां है वो अपर लिमिट है। जो बायां है वो क्या है, लोअर लिमिट है, और दायां जो है वो अपर लिमिट है। यानी कि क्लास इंटरवल को लोअर और अपर लिमिट में बांटा जाता है, यानी कि निम्न सीमा और उच्च सीमा। ठीक है। अगला टर्म इसमें आता है वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह कहता है कि किसी वर्ग अंतराल के उच्च सीमा एवं निम्न सीमा के औसत को वर्ग चिन्ह कहा जाता है। कह रहा है कि किसी भी वर्ग अंतराल को, यानी कि क्लास इंटरवल को उच्च सीमा एवं निम्न सीमा, यानी कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट के आधा को वर्ग चिन्ह कहा जाता है। अब आपसे कोई पूछे कि इसका वर्ग चिन्ह क्या होगा, इस पूरे का एक बार जो वर्ग चिन्ह आता है वो बदलता नहीं होगा, सेम के सेम में रह जाएगा। तो क्या करना है हमको, इसे जोड़ देना। तो 10 है कितना होता है, 11/2, यानी कितना हो जाएगा 5.5 होगा या नहीं होगा। अब यहाँ से आगे आइए, 11 है कैसे कितना होता है 31/2 कितना हो जाएगा 15.5। 21 और 30 कितना हो जाएगा 51 क्या था कितना हो जाएगा 25.5। देखिए तो क्या डिफरेंस में आ रहा है, यहाँ 5.5, यहाँ 15.5, यहाँ 25.5, यानी कि 10 के डिफरेंसेज में आ रहा है। क्या चीज में आ रहा है, 10 के डिफरेंसेज में आ रहा है। तो कह क्या रहा है कि उसका वर्ग चिन्ह क्या होगा, तो क्लास मार्क इसका क्या होगा कि किसी वर्ग अंतराल को जो उच्च सीमा और निम्न सीमा होता है उसके औसत को, यानी कि इसका वर्ग चिन्ह हो जाएगा 10। क्या हो जाएगा 10। एक बार जो निकल जाएगा वही रहेगा, यदि एक बार निकला वो नहीं आए तो यानी कि आपका जो डाटा बैठाया हुआ है वो गलत हो जाएगा। यानी कि किसी भी क्या कहते हैं वर्ग अंतराल, यानी कि क्लास इंटरवल का जब एक बार आप वर्ग चिन्ह यानी कि क्लास मार्क निकाल लिए तो सेम आ जाएगा, वो चेंजिंग नहीं होता है। देखिए हमने इसका वर्ग चिन्ह निकाला, कितना आया, इसका 5.5 आया। ठीक है, ये बढ़ा, कितना बढ़ रहा था 10 बढ़ रहा है, तो यहाँ भी 10 बढ़ाएंगे तो 15.5, फिर 25.5। तो देखिए इसका वर्ग चिन्ह क्या कितना होगा, किसी वर्ग अंतराल के उच्च सीमा एवं निम्न सीमा के औसत को वर्ग चिन्ह कहा जाता है। तो इसका कितना हो जाएगा 5.5। इसका कितना हो जाएगा, हमने निकाला 15.5। इसका कितना निकाला 25.5। यानी कि किसी भी क्लास के, किसी भी वर्ग के अपर लिमिट और लोअर लिमिट का जो औसत होगा वो उसका क्लास मार्क होगा, यानी कि वर्ग चिन्ह होगा। अब है परिसर, रेंज। रेंज का कहने का तात्पर्य हुआ कि किसी भी डाटा के सबसे उच्चतम मान और सबसे निम्नतम मान के अंतर को रेंज बोला जाता है। अब यहाँ पे देखिए एक डाटा था, इसका सबसे निम्नतम मान कितना है 1, सबसे उच्चतम मान कितना है 50। तो रेंज हो जाएगा जानते हैं कितना, 50 - 1 यानी कि 49। इस तरह से, यानी कि किसी भी दिए हुए डाटा के सबसे हायर लिमिट, सबसे हाईएस्ट संख्या या वैल्यू जो भी होगा और सबसे लोएस्ट वैल्यू दोनों को घटा दीजिए तो जो बचेगा वो उसका रेंज होगा। रेंज का मतलब होता है परिसर, हिंदी में उसको परिसर बोला जाता है। अब है वर्ग अमाप। वर्ग अमाप मतलब क्लास साइज। क्लास साइज की परिभाषा कहता है कि वर्ग अंतराल के वास्तविक उच्च सीमा एवं वास्तविक निम्न सीमा के अंतर को वर्ग अमाप या क्लास साइज बोला जाता है। वर्ग अमाप जो है वो वास्तविक उच्च सीमा एवं वास्तविक निम्न सीमा के अंतर को, देखिए साधारणतः क्या होता है कि आपको
इसमें जो दिया हुआ है उसको अंतर कर दीजिए। क्या कह रहा है कि वर्ग अंतराल वास्तविक उच्च सीमा एवं वास्तविक निम्न सीमा के अंतर को वर्ग अमाप कहा जाता है। यहाँ पे देखिए कितना है, 1 का 10, तो 10 में से 1 घटा लेंगे कितना हो जाएगा 9। यहाँ पे कितना है 20 में से 11, 20 में से 11 गया 9। हाँ यहाँ पे भी घटा दिया, 30 में से 21 जाएगा तो कितना हो जाएगा 30 में से 21 यानी कितना हो जाएगा 9। यानी कि जब हम किसी का वर्ग अमाप निकालेंगे तो उसके जो वास्तविक उच्च सीमा और निम्न सीमा है उसको जब हटा लेते हैं तो वर्ग अमाप निकल जाता है। तो इस तरह से ये सब चीज़ें पद होती हैं। अब देखते हैं कि इसमें मैथ बनता कैसे है। एक उदाहरण से मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। हाँ, तो एक मैथ के द्वारा यानी कि एक उदाहरण के द्वारा मैं इन सारे चीज़ों को आपको समझाने का प्रयास करूँगा। देखिए हिसाब ज़्यादा कठिन नहीं होता है। अब इसके अगले वीडियो में मैं बहुत सारे उदाहरणों से सारे चीज़ों को समझाने का प्रयास करूँगा। इस एक वीडियो में सिर्फ इस परिभाषा और उससे संबंधित एक साधारण से हिसाब से मैं आपको सारे चीज़ों को रखने का प्रयास करूँगा ताकि समझने में कोई बहुत दिक्कत नहीं हो। देखिए कहता है कि किसी गाँव में 25 घरों की बिजली बिल आया, वो इस तरह से सजाया हुआ, ठीक है, ये इस तरह से सजाया हुआ है। अब इससे से आपको बहुत चीज़ पूछ सकता है। हम सबसे पहला पूछ सकते हैं कि इसमें रेंज क्या है, परिसर क्या है। तो रेंज का हमने परिभाषा बताया था, परिसर का क्या बताया था, उच्च सीमा एवं निम्न सीमा। तो इसमें सबसे हाई लोअर कौन है, लोअर देखिए इसमें सबसे कौन होगा, तो मेरी समझ से लोअर इसमें सबसे है 41। सबसे हाईएस्ट कितना है, सबसे हाईएस्ट देखिए कहीं पे कहीं लिखा होगा सबसे हाईएस्ट है 99, तो रेंज हो जाएगा 99 माइनस 41 यानी कि कितना हो जाएगा 9 में से 1 गया तो 8, 58 हो जाएगा इसका। सॉरी ये तो नहीं है जी, 40 है इसमें, सबसे लोअर 40, तो 40 लिखाएगा यानी कि 59 हो जाएगा। ये रेंज हो गया, ठीक है। अब कहता है इसको, अब इसको आपको बारंबारता सारणी में बनाना है 10 का अंतर लेकर के 10 का डिफरेंस लेते हुए। तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे लोअर लिमिट कितना है 40, सबसे हायर लिमिट कितना है या अपर लिमिट कितना है 99। तो हमको 10 के अंतराल के 10 के वर्ग अंतराल पर हम इसको लिखेंगे। सबसे छोटा कितना है 40 से 50 होगा या नहीं होगा, 51 से 60, 61 से 70, 71 से 80, 81 से 90, 91 से 100 लिख दिए। बताए थे हमने यहाँ पर क्या लिखना है, क्लास यानी कि वर्ग अंतराल या क्लास इंटरवल लिखना है। यहाँ पे आपको लिखना है फ्रीक्वेंसी, बारंबारता जिसको हिंदी में कहते हैं, और यहाँ पे हमको लिखना है टैली मार्क, टैली मार्क यानी कि मिलान चिन्ह। मेरा राइटिंग पर मत जाइएगा, आप अपना ध्यान रखिएगा लिखते समय, हमको परीक्षा नहीं देना है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये चीज़ें आप हमने लिख दिया, सजा दी। अब इसको आपको लिख लेना। काउंटिंग कैसे होगी तो मैं बता देता हूँ। 40 से 50 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, तो सबसे पहले 40 है, 41 है, 41 है, 41 है, 48 है, ये हो गया 1 2 3 4, तो हमने यहां लिख दिया 4। अब है कॉमन से 60 तक यानी कि 50 के बाद वाला से देखेंगे 1 2 3 4 4 4, ये भी 4 हो गया। अब है 61 से 70 तक यानी कि 61 के बाद से 61 से यानी कि 1 है, कहीं इधर तो नहीं हो गया, 1 2 2 2 2 70 तक है ना, 2 2 2 3 3 3 3 3 यानी कि यहाँ 3 लिख लेंगे। ये 52 वाला में छूटा है क्या जी, लगता है ये छूट गया है, इसमें छूट गया है, ये 5 हो जाएगा शायद।
हाँ ये छूट गया, देख लेते हैं 51 से 60 तक, 51 से 60 तक, तो 1 2 3 4 ये 5 हो गया। अब देखिए, अब कहता है 71 से 80 तक, यानी कि 71 से गिनना शुरू करेंगे तो 71 वाला के बाद कौन होगा, 1 80 तक ही है, 87 नहीं गिनना है, 1 2 3 3 3 3 3 4 4 5 5 5 ये भी 5, 81 से 90 तक, 81 से 90 तक देखिए तो इधर कहीं छूटा हुआ है 81 से, यानी कि 1 90 तक ही लेना है, 1 2 2 2 2 2 2 2 3 ये 3 हुआ। अब कहाँ से है, 91 से 100 तक। अब जो बचा हुआ लिख लेंगे, कौन कौन बचा हुआ है, 1 2 3 4 4 इट्ठा है ना 4। अब देखिए क्या ये मेरा सही है कि नहीं, तो गिनेंगे 5 4 9 9 3 12 12 5 17 17 3 20 20 4 24, एक कहीं गड़बड़ा रहा है, यानी कि एक कहीं गड़बड़, 25 आना चाहिए। कितना घर का है, 25 घर का। तो देख लेते हैं कहीं पे छूटा हुआ तो नहीं। तो 40 से 50 तक हमने 4 लिखा था, तो 1 2 2 3 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 4 4 4 ये सही है। 51 से 60 तक, 51 से 1 1 2 3 4 4 5 5 5 5 ये 6, ये 6 होगा, हाँ 6 है। तो अब ये जब 6 आ गया, यानी कि जब हमने इसको 6 लिख दिया तो क्या हो गया, अब जोड़ लीजिए, अब ये 25 आ जाना चाहिए। टोटल 25 गिनिए, 6 4 10 10 3 13 13 5 18 18 3 21 21 4 50। अब इसका हमको लिखना है टैली मार्क। टैली मार्क के लिए बताए थे 1 2 3 4 वर्टिकल लाइन लिख देना है, 1 2 3 4 5 1 6 1 2 3 5 का 1 2 3 4 फिर मिला दिए 5 3 1 2 3 4 का 1 2 3 4। तो इस तरह से हमने डाटों को लिख दिया, 10 का वर्ग अंतराल बना दिया। अब इसी से प्रश्न पूछेगा, अब बहुतों तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। हमने डाटा को सजा दिया, जैसे बोला था सजा दिया। अब इसमें आपसे पूछ देगा कि उन घरों की संख्या बताओ जिनका बिल 60 से 80 रुपया है। तो 60 से 80 कहाँ तक है, 60 से यानी कि 61 से शुरू करेंगे और 80 तक में आ जाएंगे, यानी कि 3 और 5 कितना हो गया, 8 घर ऐसा है जिसमें बिजली बिल जो है वो 60 से 80 रुपया के बीच में आता है। कोई अब पूछ सकता है कि उन घरों की संख्या बताइए जिनका बिजली बिल या कहता है कि उन घरों की संख्या बताओ जिनका बिजली बिल 81 से 90 के बीच में आता है या 80 से 90 के बीच में आता है। तो ये वाला है ना। अब इसको में देखिए, इसमें आपसे कोई पूछेगा कि ये तो वर्ग अंतराल दे दिया था, 10 दे दिया था। तो अब इसमें कोई पूछ सकता है आपसे कि बाबू रे बताओ इसमें अपर लिमिट कौन है और लोअर लिमिट कौन है। तो इसमें अपर लिमिट मैंने बताया था बाएं तरफ वाला, लोअर लिमिट लोअर लिमिट बाएं तरफ वाला, अपर लिमिट दाएं तरफ वाला। यानी कि 40 जो हुआ निम्न सीमा और 50 जो हुआ उच्च सीमा, 51 जो हुआ निम्न सीमा, 60 जो हुआ उच्च सीमा। और इसी प्रकार से जो भी मैंने परिभाषा दी है उसको बैठा करके आप चीज़ों को निकाल सकते हैं। एक बार जब ग्राफ बन जाता है तो प्रश्न उससे बहुतों तरह से पूछे जा सकते हैं, इसको ध्यान रखें। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। मैंने बोला था कि मैंने इसे 3 खंडों में रखा, ये आज पहला खंड था। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।